एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए और आपको फिर वही नोट्स पढ़ना होगा। तो नोट्स कैसे बनाना है, जो चीजें मैं लिखते चलूंगा उसी चीज को आप क्या कीजिएगा, नोट करते चलेगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के शीर्षक पर, टाइटल पर, ठीक है, संसाधन। तो जैसा कि हमें हमें पता है संसाधन का मतलब क्या है, वह कोई भी वस्तु, वह कोई भी वस्तु जो हमारी उपयोगिता, जो हमारे लिए उपयोगी हो, उसको हम संसाधन कहते हैं। अब वस्तु क्या है, ये जो वस्तु है ये मानव निर्मित हो सकती है, यह मानव निर्मित हो सकती है, या हो सकता है कि इसको प्रकृति ने बनाया हो, लेकिन वह अगर हमारे लिए उपयोगी है तो उसको हम कहेंगे संसाधन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि जो जल है वह हमारे लिए क्या है, संसाधन है। जो मिट्टी है वह हमारे लिए क्या है, संसाधन है। जो खनिज है वह क्या है, हमारे लिए संसाधन है। ठीक इसी तरह से हमारे पास जितनी भी हम मानव के द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें आपके घर पर हैं वह सब क्या है, संसाधन है। आखिर वो आपके घर पर है ही क्यों, क्योंकि वह आपकी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, वह आपकी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, इसीलिए तो वह आपके घर पर है और उसको आप क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। इन संसाधनों को आपने प्राप्त करने के लिए, कुछ संसाधनों को आपने प्राप्त करने के लिए धन दिया होगा और कुछ संसाधन आपको ऐसे ही प्राप्त हो गए होंगे। जैसे आपको जो जल प्राप्त हुआ है उसके लिए हो सकता है आपने कुछ पे ना किया हो, लेकिन आपको मिल गया है, वह आपके लिए उपयोगी है। ठीक इसी तरह से जो आपके पास मोबाइल है, इस ये क्या है, आपने इसको खरीदा है। जो आपके पास कुर्सी है, इसको आपने क्या किया, खरीदा है और इसको प्राप्त किया है। ठीक इसी तरह से जो आपके पास टेबल है, इसको आपने क्या किया है, प्राप्त किया है। इसके लिए आपने क्या किया होगा, पे किया होगा। अर्थात अगर निःशुल्क भी मिल रहा है, ये आपको खरीद कर मिल रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर यह करता है कि कोई वस्तु आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर पा रही है कि नहीं। जैसे आपसे कहा जाता है कि जब आप जो है कि बूढ़े हो जाएंगे तो आपका अनुभव जो है कुछ लोगों को अनुपयोगी लगेगा, आप उनके लिए क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे, तो वो आपको क्या कर देंगे, साइड में हटा देंगे। इसलिए अपने आप को इतने काबिल बना लीजिए, अपने बुढ़ापे के लिए इतने रिसोर्स इकट्ठे कर लीजिए, कुछ अन्य संसाधन इकट्ठे कर लीजिए जिससे आपका वैल्यू बना रहे। आपने देखा होगा आजकल एक कल्चर है, कल्चर क्या है कि माता पिता अपनी पूरी प्रॉपर्टी या पूरी संपत्ति कभी बच्चों को हैंड ओवर नहीं करते। वो ये कहते हैं कि पहले आप हमारी सेवा करो और जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा तब आपका इस पर अधिकार होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही उनकी उपयोगिता कम होती है, आजकल के बच्चे उनको क्या कर देते हैं, घर से बाहर कर देते हैं। हालांकि यह संसाधन का बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है, लेकिन हाँ ये चीज होती है। अर्थात सभी चीजों के केंद्र में है आपकी उपयोगिता। जैसे जब आप क्या हो जाएंगे, अपने आप को प्रूव कर लेंगे, इसका मतलब है कि आप दुनिया की नजरों में क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। आज देखिए आपसे किसी की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही है, उनको लगता है आप किस योग्य के हैं, तो आपको कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वही रिश्तेदार, वही नातेदार, वही आपके पहचान के लोग आपसे कहेंगे, अरे भैया आप तो बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपने अपनी उपयोगिता प्रूव कर दी। आपने बता दिया कि भाई आप उनके लिए क्या हो, बहुत उपयोगी हो। आपका एक फोन उनका जीवन बदल सकता है, उनकी मदद कर सकता है। लेकिन जब तक आप अपनी उपयोगिता को प्रूव नहीं करेंगे, तब तक लोग आपको सिर्फ एक व्यक्ति मानेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपनी को योग्य साबित कर दिया, आपकी उपयोगिता बढ़ गई, उसी दिन आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। और जो लोग आज कभी फोन नहीं करते, वह फिर आपसे क्या कहेंगे, बार बार कहेंगे कि ये हमारे भैया हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हम इनको पहले से जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी उपयोगिता बढ़ा दी। अर्थात किसी चीज की उपयोगिता उसके क्या करती है, उसके संसाधन के रूप में कन्वर्ट कर देती है। अगर मैं ये क्लास आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्लास आपके किसी चीज काम की ना हो, मैं आपको समझा ना पाऊं, तो क्या होगा, यह क्लास आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यह क्लास आपके लिए उपयोगी नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी चीज की उपयोगिता ही उसके मूल्य को निर्धारित करती है। जैसे आप देखिए, अभी ऑक्सीजन हम सब प्राप्त कर रहे हैं,
है ना? और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है। तो हम अभी ऑक्सीजन के मूल्य को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जब कोविड-19 आया और ऑक्सीजन की शॉर्टेज पड़ी, तब लोग इसी ऑक्सीजन के लिए 5 से 7 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की उस समय जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी। इसी तरह से जब कोई वस्तु जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, आपकी उपयोगिता में सहायक हो सकती है, उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। और मूल्य का जो संबंध है, वह किससे है? उसकी उपयोगिता से। इसीलिए अगर आप अपना मूल्य बढ़ाना चाहते हैं, मूल्य का मतलब ये नहीं है कि दहेज ज़्यादा मिले, मूल्य का मतलब ये है कि आपको सभी लोग जब आप कुछ बोलें, तो सभी लोग सुने, हाँ भैया, भैया बोल रहे हैं। अभी आप वही चीज़ अभी आप बोलोगे, आपको कोई लोड नहीं लेगा। लेकिन जिस दिन आप अपनी उपयोगिता को प्रूव कर देंगे, सभी लोग आपकी कही गई छोटी-छोटी चीज़ों को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने अपनी उपयोगिता को बढ़ा दी। इसलिए हमेशा अपने आप को क्या करना है? व्यक्ति नहीं समझना है, अपने आप को हमेशा संसाधन बनाना है। ठीक है? हमेशा अपने आप को संसाधन के रूप में कन्वर्ट करना है। चलो, गुड इवनिंग, ठीक है? यहां तक क्लियर? अब सही। तो संसाधन का मतलब है कि कोई ऐसी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है, हम उसको संसाधन कह देंगे। वो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हो सकती है, वो मानव निर्मित हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से मोना और राजू आज अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक वस्तु उपयोगी है। मोना ने ऐसा कहा, इसलिए महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। तो अब प्रश्न ये आया, संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा, तो अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, वह संसाधन है। अर्थात पृथ्वी पर जितनी चीजें हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, वो हमारे लिए संसाधन है। और अब तो पृथ्वी तो छोड़ो, हम कहां चल गए? चंद्रमा पर चले गए। तो चंद्रमा की कोई चीज, देखिए अभी चंद्रमा क्या है ना? एक सब प्लेनेट है, एक उपग्रह के रूप में है, और हम उसको देखते हैं और उससे हमने अपना एक रिश्ता जोड़ रखा है। चंदा मामा दूर के हैं, तो इसलिए हम उनको मामा वाला ज्यादा प्यार दिखाते नहीं। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही वहां पर जितने चंद्रयान जा रहे हैं, जितने चंद्रमा के मिशन जा रहे हैं, अगर वहां पर कोई ऐसी चीज मिली जो हमारे लिए क्या होगी? उपयोगी। जैसे अगर वहां पर जल मिल जाए और वहां पर जीवन संभव हो जाए, तो क्या चंद्रमा इसी रूप में उपयोगी रहेगा कि उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर मालूम चला कि आप सबका एक सपना होगा कि एक घर हम कहां करेंगे? चंद्रमा पर बनाएंगे। तो आज जो आप बड़े-बड़े वादे करते हैं कि आप हमारा प्रपोजल मान लीजिए, हम आपके लिए बुर्ज खलीफा बनवा देंगे, तो आगे चलकर जो कवि होगा, उसकी कल्पना क्या होगी? वह ये कहेगा कि उसका प्रपोजल कर लिया जाए, वो चंद्रमा पर क्या करेगा? एक घर बनवा देगा। क्यों? चंद्रमा की उपयोगिता बढ़ जाएगी। और चंद्रमा हमारे लिए उपयोगी है, तभी तो हम रिसोर्स खर्च कर रहे हैं। हमें अभी वहां पर जल की उपलब्धता के कुछ प्रमाण मिले हैं। आने वाले समय में हमें और वहां पर जब प्रमाण मिलेंगे, हम क्या करेंगे? उसका दोहन ज्यादा करेंगे। तो कोई भी चीज जो आज हमारे लिए उपयोगी ना हो, वो भविष्य में हो सकती है, वो संसाधन के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे जब तक, अच्छा, लाइट कट गई क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। एक बार देख लीजिएगा, लाइट कट गई क्या? नेट सब ठीक तो है? ओके, ठीक ठीक ठीक। कोई बात नहीं, है ना? थोड़ा सा दिक्कत आया है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, चलते, है ना? ठीक है। तो हमने कहा कि कोई चीज आज बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन भविष्य में वो बहुत उपयोगी हो सकती है। जैसे आज से
500 साल पहले क्या हमने ये सोचा था कि हम बहते हुए पानी से हम जो है कि बिजली का उत्पादन करेंगे? क्या हमने कभी आज से 100 साल पहले ऐसे कल्पना की होगी कि हम एक जगह बैठकर और हम क्या करेंगे, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास लेंगे? क्या ये संभव था? तो ये चीजें क्या हुई, बनी है। आज हमारे बीच में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज हमारे लिए संसाधन नहीं है, लेकिन भविष्य में वो संसाधन हो सकते हैं। हो सकता है आपके जैसे अभी आप समझो कूड़ा करकट, पहले क्या था, वो ऐसा मटेरियल था जिसको लोग फेंक देते थे। आज क्या होता है, कूड़े करकट से हम चीजों को क्या कर लेते हैं, हम उससे भी बहुत सी चीजें बना लें। तो आज हर चीज का हम रिसाइकिल करके, उसका रीयूज करके, उसको हम संसाधन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि कोई वस्तु आज संसाधन नहीं है तो भविष्य में हो सकती है। ठीक है, चल अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप देखिए, एनसीईआरटी आपसे कह रहा है, मुझसे नहीं कह रहा है ना? तो अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं अपने घर में, तो जो जल आप पीते हैं, क्या यह संसाधन है कि नहीं? अरे भैया, जल से बड़ा क्या ही संसाधन है ना? जल से बड़ा क्या संसाधन है? अगर जल ना मिले तो जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जल जो आप पीते हैं वो संसाधन है। आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, संसाधन है। स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया आपका रिक्शा, आप जिस पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ये जो पाठ्य पुस्तक आप देख रहे हैं, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, संसाधन है। ठीक है, ये सभी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया, वे भी क्या है, संसाधन है। इसका मतलब जो चीज आप उपभोग कर रहे हैं वो संसाधन है। तो संसाधन सुनकर ऐसा नहीं हमें धारणा बना लेना है कि संसाधन का मतलब जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो। कुछ संसाधनों का हम डेली उपभोग कर रहे हैं, जैसे हम एक पानी है, 20 लीटर का पानी, आप बाहर रहते हैं, 20 लीटर का आपने पानी लिया, आपने उसका उपभोग किया, वो खत्म हो गया ना, उसका यूज कर लिया आपने, खत्म हो गया, वो भी क्या है, संसाधन है। और जो पानी जमीन के नीचे जा रहा है वो भी क्या है, संसाधन है। जैसे इस समय उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में खूब पानी है, ये जो पानी है क्या कर रहा होगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा होगा, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके हमारे भूजल स्तर को ऊपर ला रहा है। तो भले ही अभी देखो बाढ़ से समस्या है, लेकिन इस बाढ़ से कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। बहुत से स्थानों का ग्राउंड वाटर क्या होगा, ऊपर आएगा। जैसे दिल्ली है या जितने भी बड़े बड़े शहर हैं जहां का ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया था, बाढ़ के इस जल का पानी नीचे की ओर जाएगा और वो भी क्या करेगा, हमारे लिए वाटर एज ए रिसोर्स के लेवल को ऊपर बढ़ाएगा। ठीक है, जल विद्युत रिक्शा सब्जियां पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा है, उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या उसकी प्रयोज्यता उसे क्या करती है, एक संसाधन बनाती है। तो जो वस्तु जितनी उपयोगी है वह हमारे लिए उतनी ही बहुमूल्य क्या होगी, संसाधन होगी। जैसे हमने कहा किसी चीज की कीमत कब बढ़ेगी, डिमांड उसकी क्या हो जाए, ज्यादा हो, सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे है ना, कुछ लोग आईएएस की तैयारी इसलिए करते हैं ताकि वह अपने को प्रूव कर सकें कि वह बेहतर संसाधन है, और ताकि दहेज वह ले सकें। वो आज सामने से जो पार्टी आती है, पूछा जाता है कि बेटा जी क्या कर रहे हैं, तो बेटा जी बताते हैं आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। बेटा जी से पूछा जाता है कि कितनी बार आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हुआ, तो कह रहे हैं वो तो अभी नहीं हुआ लेकिन जरूर होगा, हमने बहुत तैयारी कर ली है, हमने 3 लाख की कोचिंग कर ली है, ये कर लिया वो कर लिया, और अब हम सिलेक्शन के करीब है। दरअसल वो भरोसा दिलाते हैं कि आप हमको अभी देना चाहते हो दे लो, क्योंकि हम बहुत बड़े संसाधन बनने वाले हैं, हमारी उपयोगिता बढ़ने वाली है। अब क्या होता है, कई बार ऐसा हो भी जाता है कि शादी के बाद किसी किसी का दिखाया हुआ सपना सच हो जाए, लेकिन कई बार यह होता है कि जिस योग्यता और उपयोगिता को देखकर, जिस पर भरोसा करके बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, फिर बाद में वो रिश्ते टूट भी जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स ही निकलने का नाम नहीं ले रहा, और प्रीलिम्स निकल भी गया तो मेंस का क्या ही कहा जाए, वो तो लिखने से आएगा। और भैया तो कुछ और ही सोच रहे थे, उनको तो लगा था आईएएस के नाम पर चलो दहेज मिल गया, अब काम चल गया, तो वो होने का नाम ही नहीं लेता। उपयोगिता बढ़ाइए, चैट मत कीजिए,
है ना? इसीलिए चैट मत कीजिए। चैट कर कर क्या कर रहे हो? आप अपने को संसाधन नहीं, आप अपने को एक बेकार वस्तु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो। आपको काम ऐसा करना चाहिए कि लोग पूछें। अभी क्या करते हो? खुद 10 लोगों से पूछते हो। हमें यहाँ पर कम से कम पचासों ऐसी आईडी हैं जिनके व्यवहार से परिचित हो चुके हैं, जिनके रग रग से हम वाकिफ हो चुके हैं, और हमें पता है वो लोग हैं, वो संसाधन नहीं है। तो अब हमने उनको डांटना छोड़ दिया है, अब हमने उनको बोलना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है कि भैया एनर्जी संसाधनों पर खर्च करो, इन लोगों पर क्या ही खर्च करना जो सुनते ही नहीं है, है ना? चलो, राजू अब जानना चाहता था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बताया, अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्यवान का मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए हमेशा पे ही करें। जैसे ऑक्सीजन क्या हमारे लिए मूल्यवान नहीं है? क्या हमारे चारों ओर के जो जंगल हैं, जिनको देखकर हमें अच्छा लगता है, क्या हमारे लिए मूल्यवान नहीं है? बिल्कुल है। अगर आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी याद है, अगर क्लास 6 के एनसीईआरटी याद है, तो वो कैसे स्टार्ट होती थी? एक बच्चा बहुत दिनों के बाद अपने जो है कि स्कूल आता है, उसको पता चलता है कि वो जहाँ खेलता था, जो खेलने का मैदान था, वहाँ पर अब क्या हो रहा है? बिल्डिंग बन रहा है। निराश हो जाता है वो, और निराश क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको पता चलता है कि अब वह जो तितलियाँ तितलियाँ आती थीं, जिनको देखकर खुश होता था, जिन गिलहरियों को देखता था, वो नहीं दिखेंगे। तो सभी चीज़ों का आर्थिक मूल्य ही नहीं होता, लेकिन वो मूल्यवान है। मूल्य का मतलब बिल्कुल भी सिर्फ आर्थिक मूल्य से नहीं है। जैसे आप अपने दोस्तों और मित्रों से बोलते हो कि भैया हमारी और आपकी मित्रता, सच्ची मित्रता निभाना, आप हमारे लिए क्या हो? मूल्यवान हो। आप कहते हो ना दूसरे से कि आप मूल्यवान हो, लेकिन क्या होता है जब आपके मूल्य को कोई नहीं समझता, तो आपका दिल टूट जाता है और आप कहते हो अब हमारे इंतकाम, क्या देखो, पता नहीं कौन सी लाइन बोलते हो, है ना? अब इंतकाम समथिंग कुछ ऐसा आप बोलते हो। तो देखो, इंतकाम उंतकाम के चक्कर में मत पड़ो, बस ये समझो कि उपयोगिता बनाकर रखनी है। चल आओ, है ना? तो कोई उन्होंने बताया कि जो वस्तु कोई भी वस्तु है, वह उसकी उपयोगिता और उसको मूल्यवान बनाती है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी खुद क्लियर कर देता है, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश भी नहीं है। वो कहता है मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, और जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे आप पहाड़ घूमने जाते हो, तो पहाड़ घूमने जाते हो तो पहाड़ घूमने के लिए कुछ पैसा देते हो आप कहोगे हाँ सर पैसा देते हैं सर, हम खर्च करके गए। अरे भैया, वो जो आप पैसा देते हो, वो आप परिवहन का देते हो, आप जहां पर ठहरते हो उसका पैसा देते हो। आप पहाड़ को नहीं देते हो, पेड़ को नहीं देते। पेड़ हम तुमको देख रहे हैं, हम तुमको पैसा देंगे। पहाड़ हम तुमको देखने आए, लो पैसा लो। वो क्या है, लेकिन आप उसको एंजॉय कर रहे हो, तो वो क्या है, हमारे लिए मूल्यवान है। ठीक है? कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरोक्त मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वह आर्थिक रूप से मूल्यवान हो। अब देखो, एनसीईआरटी यहाँ पर संसाधन को किस रूप में डिफाइन कर रहा है। वह कह रहा है कि जो आपका विचार है, ये भी क्या है, मूल्यवान है। जैसे आपके दिमाग में एक विचार आया कि मैं इस तरह का कोई स्टार्टअप लेकर आऊंगा। कैसा स्टार्टअप हो सकता है? आपने यह इस सोचा कि आप एक ऐसा स्टार्टअप लाएंगे जहां पर आप घर घर पर जाकर लोगों को कहेंगे एक पेड़ लगाइए, एक पेड़ लगाइए, और पेड़ का महत्व आप समझाएंगे, और सभी लोग आपसे पेड़ लगवाएंगे। और आपने इससे क्या किया कि आप पेड़ को बेचेंगे, समय समय पर जाकर उसकी केयर करेंगे, ताकि लोगों को प्रकृति के बीच में एंजॉय कर सके। और आप कहेंगे कि देखो भैया, पेड़ लगाने के फायदे, आपके ही विचार। अब आप इस विचार को पेटेंट करवा लो, है ना? और इसका जब आप कोई कंपनी के साथ जुड़ जाओ, पैसा कर लो, आप ऑनलाइन ब्रांडिंग करो कि भैया हम हर तरह के पेड़ लगाते हैं, आप हमसे पेड़ लगवाइए। ये विचार क्या होगा? ये आर्थिक रूप से आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। तो ये विचार भी क्या हुआ? संसाधन के रूप में हो गया। ये भी क्या हो गया? एक संसाधन। तो जैसे आपने देखा होगा
बहुत से मसाले आते हैं। तो दादी के किचन का मसाला, दादी के नुस्खे वाला मसाला, ये नुस्खा क्या था? उनका विचार था। उस विचार को उन्होंने क्या किया? इम्प्लीमेंट किया, उसको एग्जीक्यूट किया और वह अब एक प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने है। तो जो चीज़ प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने है, दादी के नुस्खे क्या कर रहे हैं? दादी के जो नुस्खे हैं, वह किसी घर में, किसी किचन का स्वाद बढ़ा रहे हैं। तो वह क्या है? अपने आप मूल्यवान हो जाता है। ठीक है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। अब प्रश्न आएगा, प्रौद्योगिकी क्या है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। अर्थात जैसे हम यहाँ से बोलेंगे, जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप किसी वायर से नहीं जुड़े हुए हैं, है ना? आप ऐसे ही स्पीकर के माध्यम से सुन ले रहे हैं। ये क्या था? ये प्रौद्योगिकी था ना, कि कोई नई चीज हमें करनी थी और ये जो नवीनतम हमारा ज्ञान था, हमने सोचा, साइंस ने खोजा कि हम इस तरह से तरंगों के माध्यम से वॉइस को, वीडियो को डिलीवर करेंगे। इसके लिए जो उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, वही क्या है? प्रौद्योगिकी। तकनीकी का प्रयोग जब हम अपनी चीजों को उपयोगी बनाने के लिए करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रौद्योगिकी। तो तकनीकी क्या होती है? जब हमारे विचारों के साथ क्रिएटिव तरीके से आगे बढ़ती है, तो उसको हम प्रौद्योगिकी। अब ये जितनी भी चीजें हैं ऑनलाइन की, ये सब क्या है? प्रौद्योगिकी का ही रूप है। ठीक है, चलो। अब देखिए, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण। समय क्यों? क्योंकि किसी चीज को बनने में समय लगता है। जैसे कोयला है, तो कोयला क्या 1-2 साल में बन जाएगा? जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हम खूब कंज्यूम करें और मान लें कि अगले साल फिर से बना लेंगे। हमें क्या करना है? जमीन में करना क्या है? कुछ चीजों को हमें डाल देना है, लकड़ी वगैरह डाल देना, पानी वगैरह डाल देना, सड़ गल कर क्या कर जाएगा? पेट्रोल बन जाएगा, कच्चा तेल बन जाएगा। तो क्या ये संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनने के लिए लाखों वर्ष का समय चाहिए, कोयला बनने के लिए लाखों वर्ष का समय चाहिए। तो समय क्या है? इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ही हो, है ना? आपको संसाधन के रूप में, एक अधिकारी के रूप में बनने के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए कि नहीं? तो हर चीज को संसाधन में बनने के लिए समय चाहिए। दूसरी क्या चीज चाहिए? प्रौद्योगिकी। अर्थात नवीनतम ज्ञान, जिसके माध्यम से अपने कौशल को आप डेवलप कर सको। तो ये जितनी चीजें ऑनलाइन की क्लासेस हैं, ये क्या है? प्रौद्योगिकी का ही रूप है। इसी के माध्यम से आप सीख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट कर रहे हो, और ये सब चीजें क्या करेंगे? आपको एक दिन संसाधन बना देंगे। लेकिन कब बनाएंगे संसाधन? संसाधन कब बनाएंगे? जब पढ़ाई करेंगे, जब क्या करेंगे? पढ़ने के उद्देश्य आएंगे। जो लोग अपने आप को संसाधन बनाने ही नहीं आते, वो पूछने आते हैं, रिंकी तुमने खाना खाया? पिंकी तुमने झूला झूला? है ना? झिंकी क्या तुम्हारे यहाँ बारिश हुई? उनका क्या ही होगा? वो तो अपने महत्व को जान ही नहीं रहे हैं, वो तो अपने आप को कूड़ा करकट बना चुके हैं। तो रिंकी झिंकी पिंकी, इस नाम का कोई हो या ना हो, समझ जाना कि यह उपयोगी नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? उपयोगी वस्तु चाहिए। समझ रहे हो? चल, तो दोनों लोगों की आवश्यकताओं से, अर्थात प्रौद्योगिकी, समय और प्रौद्योगिकी दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, व्यक्ति से बढ़कर कोई संसाधन नहीं है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, है ना, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको एक, यूरोप में एक घटना घटित होती है जिसको बोलते हैं पुनर्जागरण। 14वीं और 15वीं शताब्दी में आप देखें, पुनर्जागरण का मतलब था कि लोगों ने कहा, लोग जागृत हुए। जैसे आप सो जाते हो, कोई आपको जगाए, अरे भैया जगिए जगिए जगिए, आप कह रहे हो नहीं हमसे नहीं हो पाएगा आईएएस की तैयारी, बहुत कठिन है। आपको किसी ने कहा अरे जगो भाई, ये देखो, है ना, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। क्या फ्री में पढ़ाते हैं? क्या अच्छा सही से पढ़ाते हैं? अगर हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप कहे कि ठीक है मैं तैयारी करूंगा, मैं तैयारी करूंगी। पुनर्जागृत हो गए, आपको भरोसा हुआ खुद पर, है ना? खुद पर भरोसा हो, जब खुद पर भरोसा हुआ तो, और आप अपने पर जुट गए, अपने आप को समय देने लगे, तो क्या है? आप संसाधन बन जाएंगे।
तो मानव सबसे बड़ा संसाधन है, लेकिन आप देखेंगे भारत के साथ-साथ विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों में एक ऐसा दौर आया, जब व्यक्ति को कहा गया तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जो भी करेगा ईश्वर करेगा, अच्छा हो बुरा हो ईश्वर पर छोड़ दो। लोग हाथ पर हाथ धर के बैठ गए और लोग क्या हुए, भुखमरी का शिकार होने लगे। तो ईश्वर ने कहा देखो भैया, आपको धरती पर भेजा गया है, हाथ पैर भी दिए गए हैं, ठीक है कर्म तो करो, फल उसके ऊपर छोड़ो, कर्म भी नहीं करोगे हम कहां से दें। तो इसलिए हमें क्या करना है, ईश्वर ने हमें संसाधन बनाया है, तो अपने आप को क्या करना है, निखारना है। कैसे निखारेंगे, जब अपने आप को समय देंगे। अपने आप को समय, अपने आप को मतलब दूसरे से मत पूछो। जैसे गोल आईएएस, देखो नाम क्या है, गोल आईएएस है ना, इतना बड़ा एकदम आग लगी है, गाड़ी लगा हुआ है और पूछ रहे हैं आप कहां से हो बीनू। समझ जाओ, ये आईएएस का टैग लगाकर घूमने वाले ये फर्जी लोग हैं, है ना, ये फर्जी लोग हैं। ये आईएएस लिखकर इसलिए आते हैं झांसे में आ जाओ, तुम समझ जाना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो दिखावटी हैं, है ना। जी, हाँ, ठीक है। तो कोई जब तुमसे पूछे कहाँ से हो, क्या है ईमेल आईडी, क्या है टेलीग्राम आईडी, समझ जाइएगा एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने है जिसको जो जिसको पता चल चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक बात, ठीक बात है ना। चल आ, तो ये लोगों के विचार अर्थात जो टेक्नोलॉजी है, जो समय लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। हाँ, तो मैं पुनर्जागरण की बात कर रहा था। लोगों से कहा गया कि तुम कर सकते हो, भरोसा करो, तुम नई नई चीजों को सोचो, तुम विज्ञान पर भरोसा करो। लोगों ने फिर विज्ञान का इतना भरोसा किया कि आज अधिकांश जगहों पर क्या करते हैं, लोग ईश्वर को ही नहीं मानते हैं। लेकिन अब जब आदमी खूब कर लेता है, खूब पढ़ लेता है, खूब टेक्नोलॉजी अपना लेता है, तो फिर अंत समय में वो समझ जाता है कि ठीक बात है, साइंस अपनी जगह है और ईश्वर अपनी जगह है। दोनों चीजों के अस्तित्व को क्या करता है, स्वीकार करता है ना। चलो, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार उत्पन्न होते हैं। जैसे जब मोबाइल को बनाया गया होगा, एक नई चीज आई होगी, एक नया खोज हुआ होगा, मोबाइल आया, इंटरनेट आया, फिर देखो ऑनलाइन क्लास आया, और अब क्या आ रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ दिन में क्या होगा, कुछ दिन में क्या होगा, आप गूगल जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बोलोगे ऐसा करो, हमारे सामने खड़े हो जाओ, बोलेगा जी आदेश दीजिए, क्या करना है, हमको आंसर लिखना है यूपीएससी का। कहें आप क्यों कष्ट करते हैं, हम लिख देंगे, बताइए क्या करना है। तो कहेंगे कि बताओ संसाधन क्या है, तो वो आपको रोबोट क्या होगा, बताएगा कि हाँ संसाधन, जैसे मैं आप संसाधन हूं। कहेगा अरे मतलब, कहें देखिए मैं आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा हूं, वहां से आपको आंसर लिखना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मेरा प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं आपकी आवश्यकता में पूर्ति कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं, संसाधन हूं। कहें अच्छा, तो कहें तुम मैं क्या हूं, आप उससे पूछोगे कि तुम मैं क्या हूं, तो कहें तुम निरर्थक प्राणी हो, तुमको अब इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए, अब तुमसे कुछ ना हो पाएगा। जब आंसर हम लिख रहे हैं तो अधिकारी ही हम ही बन जाएंगे, है ना, अधिकारी भी हम ही बन जाएंगे। चलो, आग की खोज से जैसे, तो एक चीज क्या करती है, अन्य चीजों को आधार देती है। जब कैमरा बना होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह ऑनलाइन क्लास आएगी, और अब देखो ऑनलाइन क्लास आई है, भविष्य में क्या होगा, बहुत सी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगे, हर डिमांड आपकी क्या होगी, ऑनलाइन पूरी होगी। आज से 25 साल 30 साल पहले किसी ने सोचा था आप बैठकर, है ना, ऑनलाइन खाना मंगाओगे, ऑनलाइन खाना मंगाओगे, आज देखो ऑनलाइन चीजें। तो एक चीज क्या करती है, दूसरे चीज को आधार देती है। ठीक है, आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की सुविधाएं हैं, विकल्प हैं, वह विकसित हुए। एक छोटी सी चीज बड़े आविष्कार को क्या कर देती है, आधार प्रदान करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसको समझिए। आपसे यूपीएससी क्यों कहता है करंट अफेयर पढ़ा करो,
आपसे यूपीएससी क्यों कहता है कि भैया दिमाग खोल के पढ़ो, क्योंकि जो कुछ भी आपके सामने से हो रहा है ना। सर आवाज नहीं आ रही है, बीरेंद्र सिंह भाटी जी कह रहे हैं। आवाज जा रही है प्रभु, देखिए आपने आवाज बंद कर रखा होगा। अगर आवाज नहीं आती तो यह बात सभी लोग बोलते, है ना। ठीक है भाटी साहब देखिए एक बार, भाटी साहब देखिए। अच्छा उनको तो आवाज भी नहीं आ रही हो, जा रही होगी, तो देखेंगे कैसे? यही देखो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम क्या कहेंगे? भाटी, भाटी जी कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान, अच्छा हाँ ध्यान दें, आवाज जा रही है, आवाज सभी तक जा रही है, सभी तक जा रही, ठीक है। अच्छा ठीक है चल। अब देखो, अब हमारे पास ये विकल्प था कि हम लिख सकें। सोचो अगर हमारे पास ये लिखने का विकल्प ना होता तो क्या होता? हम यह ऐसा नहीं कर पाते। तो हमने क्या किया? ध्यान दीजिएगा, हमने ये लिख कर आपको समझाया कि एक चीज कई कामों में उपयोगी हो सकती है। ये हमको भी पता था कि आवाज जा रही है, लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा कि सिर्फ यह जो मार्कर और बोर्ड है, ये पढ़ाने के काम नहीं आता, ये बहुत सी चीजों को कम्युनिकेट करने के काम भी आता है। समझे? तो ये क्या है? एक चीज नई चीजों को क्या कर रही है? आगे बढ़ा रही है। चल, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए, है ना, तेजी से बहते हुए तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। आज जो हम हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हम डैम के माध्यम से बिजली बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भैया यह जो है कि क्या है? ग्रीन एनर्जी है, मतलब इससे पॉल्यूशन नहीं होता। हाँ ये दूसरी बात है कि बांध बांध अगर टूट जाए तो उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, उस क्षेत्र में भूकंप आ जाए, ये दूसरी बात है। लेकिन क्या है? यह हमारे लिए एक संसाधन, और संसाधन कैसे बना होगा? एक दिन में बना होगा। बहुत से लोग क्या करते होंगे? जाकर नदी के किनारे बैठे होंगे और उन्होंने देखा होगा कि वो जिसके साथ गए थे वो बहुत तेजी से उनको छोड़कर चला गया। उसने कहा अरे रुको, उसने कहा ना ना ना, अब हम गंगा जी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी जाएंगे। कुछ दूर तक वह दौड़े, है ना, कुछ दूर तो दौड़े, लेकिन सामने वाले ने तो कसम खा रखा था कि वो बंगाल की खाड़ी ही जाएंगे, तो बंगाल की खाड़ी चले गए। अब उस लौटते हुए आदमी के मन में विचार आया कि इस जल में तो बड़ी गति है, क्या किया जाए? कैसे इसका उपयोग किया जाए? तो फिर उसने देखा कि अगर पानी कहीं पर तीव्र गति से पानी बह रहा है और उस पानी को हम टरबाइन पर गिराएं, टरबाइन घूमेगा, बिजली बन जाएगा। तो उसने कहा लो बन गई बिजली, है ना। चल, स्पीकर के पास कुछ रखने से आवाज तेज आती, बिल्कुल सत्य बात। देखो ये है संसाधन, नया आविष्कार। तो भैया जिसके पास आवाज कम जा रही है, तो सोचो देखो उन्होंने क्या कर रखा होगा। आप क्या करो, अपने मोबाइल को थाली में रख दो, देखो आवाज अभी छम छम गूंजेगी, पूरे क्लास, पूरे घर को पता चल जाएगा कि ऑनलाइन क्लास ही देख रहे हो। इसलिए जब आवाज कम लगे तो किसी बर्तन में रख दो, ताकि पूरे घर वालों को पता चल जाए हाँ बच्चा पढ़ाई करता है, बिजली, है ना। तो इससे क्या होगा? जो मम्मी पापा बार बार आकर झांकते हैं कि पढ़ ही रहा है कि कुछ और कर रहा है, तो उनका डाउट दूर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब यहाँ पर एनसीईआरटी संसाधनों के प्रकार पर बात करती है। तो संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। प्राकृतिक संसाधन अर्थात जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। और अगर आप देखें तो संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन। क्यों? क्योंकि अगर प्राकृतिक रूप से ये मिट्टी उपलब्ध ना होती तो क्या मानव सभ्यता विकसित हो पाती? अगर यहाँ पर खनिज ना रहते, प्लास्टिक, जितनी अन्य चीजें हैं वह ना रहती, तो क्या ये चीजें संभव हो पाती? नहीं।
व्यक्ति ऐसा नहीं करता, कोई अलग चीज नहीं बनाता। आपकी चारों ओर जो चीजें दिख रही हैं, तो इंसान को ज्यादा घमंड में नहीं होना चाहिए। हमने ये बना दिया, वो बना दिया, ये बना दिया, कांच बना दिया, मोबाइल बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिए। तुमने कुछ नहीं बनाया। प्रकृति में जो चीजें थी, तुमने उसकी उपयोगिता को बढ़ाया, अपने लिए उपयोगी बनाया। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोचो, कांच, प्लास्टिक, ये जितनी चीजें हैं, प्रकृति में ना होती तो क्या हम बना पाते? नहीं बना पाते। चल आगे बढ़ो। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, ये क्या है? हमारे लिए एक संसाधन है। अब वायु का मतलब क्या है? जब हम वायु शब्द यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है? गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण। कौन कौन सी गैसें हैं? अब ध्यान देना, कुछ लोग जब वायु में आता है तुरंत वो फिक्स हो जाते हैं, ऑक्सीजन। भाई, ये जो वायु है ये गैसों का मिश्रण है। तो जब हम वायु शब्द यूज करते हैं तो सिर्फ हम ऑक्सीजन की बात नहीं करते, हम CO2 की भी बात कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन की भी बात कर रहे हैं, हम मीथेन की भी बात कर रहे हैं, हम क्रिप्टॉन की भी बात कर रहे हैं, चिनोन की भी बात कर रहे हैं, हम ओजोन की भी बात कर रहे हैं। वायु में सब चीजें। जब आपसे कहा जाता है कि वायु प्रदूषण, तो क्या आप ऑक्सीजन का प्रदूषण लिखते हो क्या? आपसे पूछा जाता है वायु प्रदूषण पर निबंध लिखिए बचपन से, है ना? तो आप क्या करते हो? वायु का प्रदूषण लिखते हो, सभी चीजों का पोल्यूशन। तो वायु क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अब सोचो, अगर ये वायु ना होती तो क्या वायुमंडल होता? और अगर वायुमंडल ना होता तो क्या हमारे यहाँ पर ये जो टेम्परेचर दिन में ज्यादा, टेम्परेचर रात में कम होता है, क्या ये संभव होता? क्या हमारा जो प्लेनेट है, क्या ये ग्रीन प्लेनेट बन पाता? नहीं बन पाता। और जब ग्रीन प्लेनेट नहीं बन पाता तो क्या हम और आप यहाँ सरवाइव कर पाते? नहीं कर पाते। ये वायुमंडल ना होता तो क्या ये वर्षा हो पाती? क्या दिन और रात का टेम्परेचर इस तरह से चल पाता? ना चल पाता। वायु क्या है? संसाधन है। इसी वायु में हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमारा जीवन संभव चलता है ना। व्यक्ति बड़ा कूद रहा था, जब तक कोविड नहीं आया था, जब तक कोविड नहीं आया था तब तक इंसान को लगता था, इतना घमंड हो गया था, उसको लगता था अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। अब तो अपन जो है सीधे सूर्य के पास जाएगा और सूर्य से कहेगा तुम बहुत चमक लिए, अब तुम्हारा टाइम ओवर, अब अपना टाइम आ गया। प्रकृति ने एक ऐसा वायरस भेजा, प्रकृति ने भेजा का मतलब हमारे और आपके कृत्यों से आया। ऐसा वायरस दिख भी नहीं रहा था, लोग लेंस लगा लगा के घूम रहे थे चश्मे की जगह, कि दिख जाए हमको कहाँ है कोरोना, ढूंढ कर मारे। लेकिन सबको प्रभावित कर रहा था, ऐसा प्रभावित किया कि लोग सब साइंस भूल गए, ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। कुछ लोगों ने कहा नींबू पियो। जिन लोगों को नींबू आज तक पसंद नहीं आया था, वह बाल्टी भर भर के नींबू पी रहे थे। फिर बाद में लोगों ने बताया कि नींबू पीना है, ठीक बात है, लेकिन ज्यादा नींबू पियोगे तो वैसे भी मर जाओगे, कोरोना नहीं हुआ वैसे मर जाओगे। कुछ हमारे में बहुत जो है कि टैलेंटेड लोग थे, उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं है कोरोना वोरोना, काहे का कोरोना, कोई कोरोना वोरोना नहीं, खूब लहसुन प्याज खाओ। लोग इतना लहसुन प्याज खाने लगे कि कुछ लोग उसी से कई बीमारियों से ग्रस्त हो गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन की उपलब्धता हमारे लिए क्या अनमोल है। कोई चीज की जब कमी होती है, हाँ, तब जो है कि चीजें समझ में आती। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां और झीलों का जल, ये जल क्या है? हमारे लिए संसाधन है। सोचो, प्रकृति में मैंने आपको बताया था जो 97.5% जल है वो क्या है? खारा जल है। वह क्या है? खारा जल है, मतलब उसमें नमक है। अब आप कहोगे बढ़िया तो है सर, नमक है ना। आपको देखो कोलगेट वाले, है ना, टूथपेस्ट वाले क्या करते हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? उनसे कह दो देखो ज्यादा नमक नहीं चाहिए, ज्यादा नमक चाहिए होगा तो हम जाएंगे एक बाल्टी पानी भर लाएंगे, समुद्र का नमक ही नमक मिल जाएगा। नमक तो वैसे ही कंज्यूम कर रहे हैं।
है ना? तो वो नमक है। अब ये नमक वाला जो जल है, ये हमारे लिए अभी बहुत उपयोगी नहीं है। लेकिन ध्यान देना, आप इस यह बहुत उपयोगी नहीं, कम उपयोगी है। लेकिन भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है और बहुत सी जगहों पर इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। आप इज़राइल को ले लो, गल्फ कंट्री को ले लो। वो क्या करते हैं? वो समुद्र से पानी लेते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अब टेक्नोलॉजी क्या करती है? अभी कम उपयोगी चीज़ को क्या कर देती है? अधिक उपयोगी बना देती है। हालाँकि इस अधिक उपयोगी बनाने में जो अभी खर्च आता है वो बहुत ज़्यादा है। अर्थात यहाँ पर जो पानी फ़िल्टर किया जाता है, उसका जो मिनिमम खर्च आता है वो 7 से 8 रुपए पर लीटर आता है ना? पर लीटर। और इसी के कारण क्या होता है? ये हमारे लिए कम उपयोगी है। लेकिन भविष्य में हम जब टेक्नोलॉजी लेकर आएँगे, तो ये ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। अब बचा हुआ जो जल है 2.5% वह क्या है? फ्रेश वाटर है। लेकिन ये फ्रेश वाटर है, इसको मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भैया इसका भी अधिकांश भाग क्या है? ग्लेशियर के रूप में है, बर्फ के रूप में है। तो आइसक्रीम खा सकते हो, पानी की तरह उसको पी नहीं सकते हो। है ना? सही बात है कि नहीं? तो अब क्या है, आपको मैंने बताया था कि 1 गिलास पानी लो, 1 गिलास पानी लो और 1 गिलास पानी में आप क्या करो, ये मान लो 1 गिलास पानी है। अब इस 1 गिलास पानी में से 1 चम्मच पानी लो, 1 चम्मच निकालो। तो जितना हमारी पृथ्वी पर पानी है, अगर हम उसको 1 गिलास मान लें, तो 1 चम्मच के बराबर हमारे लिए जो जल है, वो उपयोगी जल है और हम इसी उपयोगी जल को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। आपके पास जब पैसा आता है, आप क्या करते हो? भैया थार लेकर आएँगे। मेरे समझ में नहीं आता क्यों लेकर आओगे थार? अच्छा लेके आना ठीक भाई, आपका शौक है। और थार लेकर आते हैं और फिर क्या करते हैं? सबमर्सिबल लगवाते हैं कि भाई अपनी थार को धुलेगा। और आपने क्या किया? अपनी गाड़ी को धुलने के लिए हर चौथे दिन, है ना? 500 लीटर, 1000 लीटर पानी आपने बर्बाद कर दिया। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, आपने कितना उपयोगी संसाधन बर्बाद कर दिया। जिस दिन पानी नहीं मिलेगा, उस दिन पता चलेगा कि भाई थार लाया है, तो भाई को क्या करना होगा? कपड़ा भी लेकर आना होगा, सफाई करना होगा। ठीक है? आगे बढ़ो। तो जल क्या है? हमारे लिए संसाधन है और इसलिए फ्रेश वाटर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसकी उपलब्धता क्या है? कम है। और मैंने आपको बोला था कि जैसे-जैसे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई क्या होगी? कम होगी, उस चीज़ की कीमत बढ़ती चली जाएगी। आप कल्पना करो कि आईएएस की निकले 10,000 सीटें 1 साल में। ये क्रेज़ रह जाएगा क्या? ये क्रेज़ रह जाएगा? नहीं रहेगा। क्योंकि हर दूसरे घर में कौन है? आईएएस है। कहाँ पे? यहाँ पे। मज़ा नहीं आएगा। अभी आप सब लोग क्या हो? आप सब सामंती सोच के हो। क्यों? आपको चाहिए पावर, है ना? अभी आप माहौल बना के घूमते हो, पड़ोसी को डराते हो। ध्यान से, सही से रहा करो। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, घर से उठवा देंगे, घर से। पावर है। मालूम चला कि आप भी आईएएस की तैयारी, आपके घर में 4 आईएएस हैं। बगल वाले पड़ोसी के घर में ज़्यादा बच्चे थे, 10 आईएएस हैं, क्या कर लोगे? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डिमांड और सप्लाई का खेल है, डिमांड और सप्लाई का। तो आप जो पद प्राप्त करना चाहते हो, आप कहते हो, सर समाज सेवा करना चाहते हैं। जो यूपीएससी में इंटरव्यू लेते हैं, वो भी उनको ही पता है। देखो तुम समाज सेवा तो नहीं करने आए हो, ये फालतू की बात मत करो, है ना? है ना? फालतू की बात मत करो। क्या है ये? तुम आए हो पावर के लिए, दिखाना चाहते हो। जहां निकलो, आप करोड़ों रुपए कमाओ, मर्सिडीज में चलो, बीएमडब्ल्यू में चलो, रोड से निकलोगे 100 लोग, 1000 लोग देखेंगे और आप यूपीएससी क्रैक कर लो। आप अपनी पुरानी सी साइकिल पे चढ़ जाओ, 10 गनर आगे पीछे चल रहे हैं, कौन है? साहब जी हैं, साहब जी, साहब जी। पावर चाहिए आपको। तो आप सब लोग क्या हो? सामंती सोच के लोग हो। आप खतरनाक लोग हो। समाज सेवा तो नहीं करने जा रहे हो आप। जैसे अभी सरकार एक जो है कि रेगुलेशन जारी कर दे
कि आईएएस चलने वाले लोगों को कोई पावर नहीं होगी, सैलरी होगी 50,000 रुपए, कोई पावर नहीं होगी, आम आदमी के घर घर पर जाकर काम करना होगा, छोड़ दोगे तैयारी, है ना? ठीक है, छोड़ दो। चल आगे बढ़े। तो जल एक संसाधन है, मिट्टी और खनिज ये क्या है? अनमोल संसाधन है। अब देखिए कैसे, मिट्टी के इंपॉर्टेंस को समझिए। हाँ, आप किसान पंजाब में चले जाइए, पंजाब में, है ना? तो पंजाब में आप जाएंगे तो वहां पर जब हरित क्रांति हुई 1960 के दशक में, हरित क्रांति वहां पर पहुंची, खूब उत्पादन होने लगा, खूब उत्पादन होने लगा। स्टार्टिंग में सरकार ने यूरिया पर खूब सब्सिडी दिया। एक साल एक खेत में 10 बोरी यूरिया डाला। किसान को पता चला, अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज है, अधिक उत्पादन मिल रहा है। अगली बार सरकार ने सब्सिडी चूंकि दे ही रही थी सरकार, और उसमें यूरिया डाल दिया। मालूम चला और बोरे निकल गए अनाज के। किसान बोला बड़े मजेदार चीज है ये तो, डालते चले गए, डालते चले गए। एक साल सरकार ने कहा कि नहीं, यूरिया पर हम सब्सिडी नहीं देंगे। किसान ने कहा कोई बात नहीं, हम इस बार कम डालेंगे, और कम डाला, अनाज ही नहीं हुआ, अनाज ही नहीं हुआ। अरे अब किसान ने कहा ये तो बड़ा दिक्कत होगी, क्यों नहीं हुआ? मिट्टी बर्बाद, क्योंकि आपने उसमें इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया था कि उसकी नेचुरल प्रोडक्टिविटी समाप्त हो गई थी। इसका मतलब क्या है कि मिट्टी एक संसाधन है, लेकिन उसका उपयोग जब सही तरीके से करो। जैसे हम लोग कहते हैं कि मिट्टी की सौगंध खाते हैं। अरे भैया, मिट्टी की सौगंध इसलिए खाते हो क्योंकि आपको पता है यही अन्न देती है। अन्न ना दे मिट्टी, आप खा लो मिट्टी की सौगंध, नहीं खाओगे आप। मिट्टी आपको आवास ना दे, आपको भोजन ना दे, तो आप नहीं खाओगे, है ना? अच्छा, खनिज, आप देखो खनिजों का ही तो खेल है। कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि चीन जो है, देखो हम लोग आजाद हो गए 1947 में, ठीक? चाइना एक देश के रूप में अस्तित्व में आता है, जो हमारा पड़ोसी वाला चाइना है, 1949। लोग कहते हैं कि आखिर ऐसा चाइना में हुआ क्या कि इतना आगे बढ़ गया? भैया खनिज, मिनरल्स, विश्व में सर्वाधिक किसी के पास मिनरल्स हैं तो चाइना के पास, जो चाहिए सब मिलता है। फिर इसने क्या, इसके पास जनसंख्या भी ज्यादा थी, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को भी इसने डेवलप करने का प्रयास किया। नेचुरल रिसोर्स थे, और किसी देश के पास अगर नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स मिल जाए, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना? कोई उसको रोक नहीं सकता। तो खनिज क्या है? संसाधन है। जिन देशों के पास खनिज है वो देखो, आखिर गल्फ कंट्री के पास बताओ क्या है? गल्फ कंट्री वालों के पास क्या है? खनिज ही तो है। पेट्रोलियम आज उनका निकलना बंद हो जाए, जैसे आज आज रात में माननीय प्रधानमंत्री जी आए देश के सामने और कहें भाइयों और बहनों, तो जैसे ही आप सुनोगे भाइयों और बहनों तो डर लग जाएगी। मोदी जी कुछ ठीक है बोलिएगा। जब भी आप भाई और बहनों बोलते हो तो डर लग जाता है। हम तो सुनने आए थे कि विवेकानंद जी की तरह भाइयों और बहनों कुछ बोलोगे तो खुशी मिलती है। आप जब भी इस समय आकर भाइयों और बहनों बोलते हो बड़ा डर लगता है। तो प्रधानमंत्री जी बोले, भाई और बहनों आज मैं आपको खुशी देने आया हूं, है ना? अब आपका चेहरा खिल गया। उन्होंने कहा आज से ऐसी टेक्नोलॉजी हमने इजाद कर ली है कि अब आपके घर पर जो पानी है उसी से क्या होगा, गाड़ियां चलेंगी, आपको पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं है। अब चेहरा आपका क्या हो गया, चमक गया। कहेंगे वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, चमत्कार हो गया। यही बात अब क्या है, जो बाइडन प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, वो कहेंगे मोदी जी हमको भी बताओ, कह लो तुमको भी टेक्नोलॉजी दे देते हैं। चाइना के सी जिनपिंग आए मोदी जी के शरण में, प्रभु हमको भी बताओ कुछ। कहें देखना हमारे सीमा में प्रवेश नहीं करना, कहें प्रभु कभी नहीं, बताइए टेक्नोलॉजी। अब बताओ विश्व के जो सबसे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले देश हैं, उनको भारत ये टेक्नोलॉजी दे दे, क्या करेंगे गल्फ कंट्री वाले? वो तो क्या हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह जो उनकी इनकम थी, उनकी आय थी, किस पर डिपेंडेंट है, खनिज पर।
है ना, खनिज पर। तो लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ होता हुआ अभी जल्दी नजर नहीं आ रहा है ना। चलो आगे बढ़े। सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति में निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है। अब जैसे मान लो आपको पता चला, है ना, आपको पता चला कि कहीं पर कोयला दबा हुआ है लेकिन गहराई में है, निकालोगे कैसे? सरकार ने कहा कि जाओ निकाल लो कोयला, आपका हो गया कोयला। अब कोयला है 400 फीट की गहराई पर, टेक्नोलॉजी है ही नहीं आपके पास। माननीय प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं भाई और बहनों हमने आपको कोयला दे दिया, यूज करो। अब लो आप कहोगे प्रधानमंत्री जी कोयला तो दे दिया लेकिन टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे भाई और बहनों एक बार में एक ही चीज मिलती है, अब एक बार और वोट दो, अगली बार टेक्नोलॉजी देंगे, है ना? तो क्या होगा? जब तक कोई चीज की टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो संसाधन हमारे पास होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भैया ये समुद्र में जो जलधाराएं चलती हैं, समुद्र का जल गति करता है, क्यों ना इसी से बिजली बना लिया जाए। विचार देखो कितना अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि जमीन के अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, क्या करो वहीं से बिजली बना लो। विचार तो अच्छा है लेकिन टेक्नोलॉजी, भाई और बहनों टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जब नहीं है तो क्या होगा? अभी वो हमारे लिए संसाधन के रूप में काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। तो संसाधन के उपयोग के लिए हमें कई बार प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में जिस चीज को हम संसाधन के रूप में यूज कर सकते थे कई बार हम यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को है ना विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में हम विभाजित कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल एनर्जी किसको बोलेंगे? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं उनको हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। आप हवा चल रही थी, आपने उसको संसाधन के रूप में यूज किया, लेकिन क्या हवा घट गई? क्या घट गई? क्या नहीं, हवा तो चलती ही रहेगी। आपने उसको यूज किया, आगे हवा आप यूज करोगे, हवा आगे बढ़ जाएगी। और उसी तरह से सौर ऊर्जा प्रकृति में उपलब्ध है, खूब प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा उपलब्ध रहेगी। जल ऊर्जा ये भी है नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे आप जल का अगर सही से उपयोग करो तो नवीकरणीय ऊर्जा है। जल के अंदर कैपेसिटी है खुद को जो है कि कन्वर्ट करने की। कन्वर्ट, जैसे मान लो, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों से, कॉलोनी से, गांव से, है ना, प्रदूषित जल निकला। वो प्रदूषित जल क्या हो जाता है? प्रकृति खुद उसको शुद्ध कर लेती है, मिट्टी में जाता है, छनता है, शुद्ध हो जाता है, लेकिन एक सीमा तक। अच्छा, मैं इस सीमा की नहीं बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान से आए हैं, एक सीमा मतलब एक लिमिट तक। जब आप अब मालूम चला कि आप क्या कर रहे हो, जितना जल है उसमें केमिकल डाले जा रहे हो, उसमें फालतू की चीजें डाले जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वो नवीकरणीय संसाधन भी अनवीकरणीय हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को शुद्ध करने की प्रकृति की अपनी क्षमता है। उस क्षमता से ज्यादा जब प्रदूषण आ जाएगा तो क्या करेगा? हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। लेकिन फिर भी कुछ का प्रभाव कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। तो देखो, अगर जंगल से हम संसाधन प्राप्त कर रहे हैं और लिमिटेड तरीके से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। जंगल में फिर से बारिश होगी, पेड़ क्या होगा? उग आएगा। दिक्कत तब है जब हम काट रहे हैं 1000 पेड़ डेली और उग रहे हैं डेली पेड़ों की उगने की संख्या 1 से 2 है, तो धीरे धीरे क्या होगा? जंगल समाप्त हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने समाप्त तो कर ही दिया है।
आप में से जिन लोगों की उम्र 20 साल या उसके नियर अबाउट होगी, तो आप अपना बचपन याद करो, जब आप 5 साल 6 साल के रहे होंगे। आप देखिए आपके चारों ओर खूब जंगल रहे होंगे, है ना? ठीक, चल भैया, आईपीएस सीमा सिंघम जी, मैं एक बहुत छोटा सा प्राणी हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, है ना? मैं बहुत छोटा सा प्राणी हूँ, मैं इतना अप्रोच वाला नहीं हूँ। मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ लो, है ना? अलग ही लेवल पे दुनिया चल रही है। आइए, जल क्या है? असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, लेकिन अगर असीमित होता तो हम क्या होते? आज जल को एज ए संसाधन हम उसको प्रोटेक्ट थोड़ी कर रहे होते। जो चीजें असीमित हैं हम उनका महत्व तो समझते हैं, नहीं समझते हैं। तो जल क्या है? लिमिटेड अमाउंट में जब हम उसको कंज्यूम करें, उसको प्रभावित करें, तभी तक वह हमारे पास एक रिसोर्स के रूप में है। ज्यादा हम उसका दोहन करेंगे, ज्यादा अशुद्धियां उसमें मिलाएंगे, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे कि बेंगलुरु चेन्नई बेंगलुरु बड़े बड़े शहरों में आप जाओगे, वहां का ग्राउंड वाटर क्या हो चुका है? नीचे जा चुका है। क्यों नीचे गया? क्योंकि कंज्यूम ज्यादा किया गया, रिचार्ज होने की रेट क्या थी? कम थी। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के कई बड़े भागों की समस्या है। जैसे मैंने आपको एक बताया था क्षेत्र, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, याद है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अगर आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देखेंगे तो वहां पर जो देश है, वहां पर लगभग 5 से 6 वर्ष से बार बार सूखा पड़ रहा है, और उस सूखा की वजह से क्या हुआ है? अकाल पड़ गया है। और अकाल से क्या हो रहा है? वहां पर लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। क्यों? जल की उपलब्धता न होने के कारण। सूखा पड़ने का मतलब है कि जल का अभाव उत्पन्न हो गया, और जल का अभाव उत्पन्न होने के कारण क्या हो गया? ये कर, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत होने या पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगेंगे, उनको अनवीकरणीय संसाधन हम कहते हैं। जैसे जो भी संसाधन आपको लगता है कि भैया इनका उपयोग हमने सही से नहीं किया, वो समाप्त हो जाएंगे, तो आप उन संसाधनों को इसी कैटेगरी में आप रख सकते हो। इस प्रकार के संसाधन और नवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। क्या यह आपके पास जो है कि सीमित मात्रा में नहीं है? और सीमित मात्रा में ना होते तो आपको क्या लगता है? भैया इसका दोहन ऐसे लोग करते कि पूछिए मत। अभी जब लिमिटेड अमाउंट में है, जब इसके लिए आप सोचिए, लगभग मुझे लग रहा है 90-100 रुपए का पेट्रोल होगा, लगभग लगभग इतना तो होगा। उसके बावजूद लोग कौन सी गाड़ी खरीदते हैं? ऐसी गाड़ियां जिनका माइलेज भले ही कम हो, लेकिन जब सड़क पर चलें, है ना, तो बाकी लोगों का चलना दूभर हो जाए, आवाज करें, खूब हाय हाय करें, लोग ऐसी गाड़ियां खरीदते हैं। जबकि पता है लिमिटेड रिसोर्स है, तो किसी को संसाधन की चिंता है नहीं। सब लोग क्या कर रहे हैं? अपना जीवन मस्त तरीके से जीना है। और मस्त तो कुछ नहीं जीना है, माहौल बनाकर जीना है, केवल माहौल बनाना है। तो इंसान क्या है? माहौल बनाकर जीने वाला एक सामाजिक प्राणी है। अब पता नहीं सामाजिक है कितना सामाजिक है, क्योंकि जो माहौल बना रहा है उससे आप कभी आपका बुरा दिन आ जाए, आप उससे कहो कि भैया 10,000 रुपए दे दो, बड़ा बुरा समय आया है, वापस आना। वो 10,000 आपको नहीं देगा, लेकिन माहौल बनाने के लिए 10,00,000 तो छोड़ो, 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर देगा। तो माहौली लोग ज्यादा है ना? ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का जो वितरण है वो अलग अलग स्वाभाविक है। भूभाग, जैसे अगर हम मिट्टी की बात करें, तो किसी क्षेत्र के पास अगर भूभाग ही छोटा है, तो भले ही कितनी उत्पादक मिट्टी हो, एरिया छोटा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? उसकी जो प्रोडक्टिविटी है अपने आप कम हो जाएगी। ठीक इसी तरह से किसी देश के पास
क्षेत्र खूब है, खनिज ही नहीं है, तो क्या होगा? अपने आप वहां पर संसाधन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, संसाधन वहां पर कम होंगे। ठीक है। जलवायु, अब देखो जैसे आपको कोई कहे भैया प्राकृतिक गैस चाहिए, कहे हाँ बहुत चाहिए, कहे भैया बहुत प्राकृतिक गैस है, कहे कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। आप कहोगे उसका, आप उसको थप्पड़ मारोगे, कहे अंटार्कटिका में, निकालेगा कौन? ताऊ। कहे भैया हम देखो ये तो नहीं बताए थे, हमको ये नहीं पता कैसे निकलेगा, लेकिन हाँ वहां है। इसका मतलब क्या है? जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट रोल। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि समुद्र की तली में जब हम जाएंगे तो मीथेन के पिंड मिलेंगे, बहुत से अन्य जो है कि मिनरल्स हमको ओशन के जो है कि बॉटम पर मिल सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि ओशन के बॉटम पर जाए कैसे, है ना? समझ रहे? प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। जैसे जलवायु का मतलब क्या है? हम मिट्टी को एज ए रिसोर्स लें, तो सॉइल को अगर हम देखें, मिट्टी को देखें तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग, जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है? लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट सॉइल है। इसी तरह से अगर आप ध्रुवीय और ठंडे क्षेत्रों में चले जाओ तो वहां पर आपको जो मिट्टी मिलेगी वह क्या है? परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट, अर्थात इसके ऊपर हमेशा बर्फ है। ठीक इसी तरह से अगर आप शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो शीतोष्ण घास के मैदान है वहां पर चले जाओ तो वहां पर आपको मिलेगा चरनोजम मिट्टी। ठीक इसी तरह से अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में चले जाओ तो वहां पर आपको पर्वतीय मिट्टी मिलेगी, जिसकी मोटाई क्या होती है? कम होती है, बहुत ज्यादा उत्पादक नहीं होती। तो जिस तरह से मिट्टी पर जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे ही वनस्पति जो कि एक संसाधन के रूप में, उस पर प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र में आपको सदाबहार वन मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह से जब मरुस्थलीय क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर आपको कटीले वन मिलेंगे, कटीले झाड़ियां, कटीले वन मिलेंगे। आप जब मानसून वाले क्षेत्र में आओगे, मानसूनी वन मिलेंगे। आप जब शीतोष्ण क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर आपको टैगा वन मिलेंगे, वहां पर आपको टैगा वन मिलेगा। तो जिस तरह से मिट्टी, वनस्पति, जीव बदल रहे हैं, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जलवायु के अनुसार, भूभाग के अनुसार, है ना, और तीसरा क्या? ऊंचाई के अनुसार अलग अलग संसाधन हमें मिलते हैं, है ना? ठीक है। अब आते हैं मानव निर्मित संसाधनों पर, है ना? तो मानो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप हम बदल देते हैं। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया, लोहा बना, वह संसाधन के रूप में हो गया। यूरेनियम पहले से प्रकृति में उपलब्ध है, लेकिन बताओ क्या वो हमारे लिए संसाधन था? नहीं। लेकिन जब पता चला अरे भैया यूरेनियम से तो क्या होगा? न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं और न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, और ऐसा बम बना सकते हैं कि एक बार कहीं पर गिरा दो, देश क्या हो जाए? बैकफुट पर आ जाए, है ना? ठीक है। इसी तरह से अभी देखो लिथियम है, लिथियम है, या जो भी तत्व हैं जिनका आज हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या इनका प्रयोग आज से हम 40 साल 50 साल पहले करते थे? नहीं करते थे। तो मानव क्या करता है? प्रकृति में उपलब्ध चीजों का जब दोहन अपने लिए करने लगता है तो वो क्या हो जाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे वायु का प्रयोग हम पहले से कर रहे हैं, जल का प्रयोग हम पहले से कर रहे हैं, हमने लोहा भी पहली बार कभी प्रारंभ प्रयोग किया होगा, तांबा भी किसी काल में हमने सबसे पहले प्रयोग किया होगा, है ना? एल्यूमिनियम आज हम खूब प्रयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक हम खूब प्रयोग कर, चीजें पहले से प्रकृति में थी, लेकिन वो तब तक हमारे लिए संसाधन के रूप में नहीं थी जब तक कि हम उनका प्रयोग नहीं करना। और आने वाले भविष्य में हमारे चारों ओर जो चीजें मिल रही हैं, हम इसमें से और चीजों को खोजेंगे और वह क्या होगा? और अच्छे संसाधन के रूप में हमारे सामने आएंगे। ठीक है, चलो। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी मानव निर्मित संसाधन बना, प्रौद्योगिकी जो है वो क्या है? मानव निर्मित।
मानव ने प्रौद्योगिकी बनाया। आप जितनी चीजों की प्रौद्योगिकी देख रहे हो, टेक्नोलॉजी देख रहे हो, है ना, ये सब क्या है, मानव के द्वारा बनाया है। और मानव क्या कर रहा है, प्रकृति से कुछ चीजों को लेकर उसमें नई नई टेक्नोलॉजी डालकर उसका उपयोग क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। सोचो, जब प्लास्टिक पहली बार आया था तो एक क्रांति आ गई थी। जब पहली बार प्लास्टिक बनाया गया तो एक क्रांति थी वो। क्यों क्रांति थी? क्योंकि उससे पहले किसी लिक्विड वाली चीज को ट्रांसपोर्ट करना बहुत कठिन था। लेकिन फिर क्या हुआ, प्लास्टिक आई, प्लास्टिक की चीजों में भरो, लेके चले जाओ। लेकिन आज वही प्लास्टिक हमारे लिए क्या बन गई है, चुनौती बन गई। लेकिन भविष्य में हम लोग टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। और जब हम उसकी टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं तो कुछ समय में हो सकता है हम प्लास्टिक का यूज किसी दूसरी चीज को बनाने में करें। वैसे अगर प्लास्टिक मोटी है तो आपको पता है रिसाइकिल हो जाता है, उसका रीयूज हम कर लेते हैं। लेकिन जो भी प्लास्टिक है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम लेकर किसी दिन आएंगे, वो सभी क्या करेगा, प्लास्टिक को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देगा और ऐसी चीज हम बनाने में सफल हो जाएंगे, ऐसी चीज हम बनाने में सफल हो जाएंगे जिससे उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो समाप्त हो जाए। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ, राजू ने स्वीकृति से हाँ मिलाई कि भाई मानव निर्मित संसाधन का मतलब जो मानव बना रहा है। मानव ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज बना रहा है, मतलब पहले से जो चीज उपलब्ध है उनका रूप चेंज कर रहा है। तो प्रकृति से कोई चीज लेकर जब मानव उसका रूप परिवर्तित कर दे और हम उसका उपयोग करें, वो क्या है, मानव निर्मित संसाधन। जैसे आप जिस चेयर पर बैठे हो, प्राकृतिक रूप से वो लकड़ी थी, लेकिन उसको चेयर का रूप दिया, है ना। ये जो शीशा, ये जो कांच, ये जो आप बर्तन वगैरह जो भी यूज कर रहे हो, ये प्रकृति में किसी और रूप में थे, इनका मूल रूप चेंज करके ही आपको इसके लिए उपयोगी बनाया गया। तो ये जो चीजें आपकी उपयोगिता का भाग हैं, ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो, है ना, और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अब देखो, ज्ञान कौशल, जैसे हम लोग एक बहुत बड़े भ्रम का शिकार रहते हैं और इस पर आप में से बहुत से लोग आपत्ति भी प्रकट कर सकते हैं। एक बात बताओ, आज अपने चारों ओर जितनी चीजें हैं उनको देखो और सोचो उसमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारतीय लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, इन्वेंट की गई हैं, खोजी गई हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बात जरूर करते हैं, लेकिन ज्ञान और कौशल में क्या है, अभी का जो दौर हम कम फीके पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए हम नई चीजों का इजाद नहीं कर पाते। लेकिन हम बात करने में क्या है, बहुत उस्ताद है, हमने ये बनाया था, हमने वो बनाया था। ठीक बात है, अब क्या बना रहे हो, तो कहते हैं अब हम हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, अब हम मंदिर मस्जिद बना रहे हैं, अब हम जो है कि स्वर्ण और जो है कि पिछड़े बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं, है ना। चल, तो अगर हमें मानव संसाधन किस चीज से विकसित होता है कि भैया ज्ञान हो, कौशल हो और प्रौद्योगिकी हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट या जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां पर संसाधन बहुत हैं, लेकिन उन संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता। क्यों? या तो ज्ञान की कमी है, या कौशल की कमी है, या फिर उपलब्ध टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा कि राजस्थान में हमें लिथियम मिला, पता है ना, लिथियम मिला। जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला, प्रौद्योगिकी नहीं है उसका हम प्रयोग कर लें। अभी हमारे पास बहुत सी चीजें हैं लेकिन उनके लिए ज्ञान ही नहीं है। जैसे हम कहें कि समुद्र से हम ऊर्जा बना सकते हैं, हम जमीन के नीचे से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि नीचे हीट ज्यादा है। तो हम कोई ऐसी चीज जमीन के अंदर ले जाएं जो वहां की हीट को एब्जॉर्ब कर सके, या वहां की हीट को किसी तरह से हम सतह पर ला पाए, तो उससे हम बिजली बना सकते हैं, कोई और चीज बना सकते हैं। लेकिन क्या है, हमारे पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अभी हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है।
लेकिन अगर हम ज्ञान और कौशल के क्षेत्र में काम करते रहेंगे तो एक दिन आएगा ये भी संभव होगा। जैसे जब भाप का इंजन बना, जब बिजली बना, आपको क्या लगता है एक दिन 2 दिन में बना? हजारों असफल प्रयासों के बाद एक सफल प्रयास होता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? है ना? ज्ञान चाहिए, कौशल चाहिए, प्रौद्योगिकी चाहिए। और हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ना, ज्ञान और कौशल की बात में बात करेंगे। पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर मंदिर था कि मस्जिद, पहले ये डिसाइड करना। यहाँ पर अस्पताल बाद में बनेगा, पहले ये बताइए ये हिंदू की जमीन है या मुस्लिम की। माताओं बहनों के दुर्व्यवहार पर बात में हम बात करेंगे, पहले ये बताइए ये कांग्रेस वाला राज्य है कि बीजेपी वाला राज्य है ना? ऐसी चीजें चल रही, क्या करो। इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। तो मानव क्या है? अपने आप में संसाधन। लेकिन कब? जब उसके पास ज्ञान आ जाए, जब उसके पास कौशल आ जाए, ज्ञान आ जाए, कौशल आ जाए, और वो अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से वह कुछ चीजों को क्या करे? बना पाए, है ना? तब उसको हम बोलेंगे कि वह हमारे लिए क्या है? मानव एक संसाधन है। मानव सिर्फ जब तक सिर्फ लोग के रूप में, समूह के रूप में, भीड़ के रूप में, तब तक कुछ कुछ नहीं है। जैसे आज आप, अगर आप अपने आप को परिष्कृत नहीं करोगे, आप अपने को इनहेंस नहीं करोगे, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाओगे, है ना? तो आपको क्या लगता है? आज भी आपके पास 2 ही हाथ हैं, 2 ही पैर हैं, वही आपका आंख है, नाक है, कान है, वही शरीर है। लेकिन क्या है? ये संसाधन, इसको दुनिया नहीं मानेगी, इसको संसाधन नहीं मानेगी। आप क्या हो? बेकार हो। लेकिन आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो अपने आपने क्या किया? अपनी उपयोगिता को बढ़ा लिया। तो मानव संसाधन। शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा स्वास्थ्य क्या करते हैं? हमारे स्किल को डेवलप करते हैं। आप इसका बहुत शानदार एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों से भी प्यार है। क्या है? जापान। सोचिए इनके पास संसाधन के नाम पर क्या है? भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, डिजास्टर ही डिजास्टर है। लेकिन कितने शानदार लोग हैं, कैसे शानदार हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने को एज ए रिसोर्स बनाया, है ना? अपने को रिसोर्स बनाया। क्यों बनाया रिसोर्स? इनके यहाँ शिक्षा के इंपॉर्टेंस को समझा गया, टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस को समझा गया, और उसका प्रयोग करके इन्होंने अपने को सबसे बेहतर संसाधन के रूप में। आपने जापान को लेकर कई कहावतें सुनी होंगी कि इनके कार्य करने का परफेक्शन इतना शानदार होता है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी में कमी भी आ जाए तो भी इसको दुरुस्त करके वह बेहतर उत्पादन कर लेते हैं, है ना? ये है मानव संसाधन। सोचिए हम विश्व के सब सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, है ना? सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो मा- हम लोग विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं। अगर हम अपने यहाँ के लोगों का स्किल डेवलप कर लें, अगर हम अपने यहाँ के लोगों की क्षमता को बढ़ा दें, हम उनको शिक्षित कर दें, हम उनको टेक्नोलॉजी से संपन्न कर दें, आपको लगता है विश्व का कोई देश भारत के आगे टिक पाएगा? कभी नहीं। लेकिन है क्या कि जिस समय हमें एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, है ना, इस पर बात करनी चाहिए थी, हम लोग दूसरे एजेंडे पर बात कर रहे हैं, और दूसरे एजेंडे पर बात करने के कारण हमारा जो मानव संसाधन है
वो भीड़ में कन्वर्ट होता जा रहा है। और फिर हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु बनने के लिए हमें क्या करना होगा? लोगों को पहले गुरु बनाना होगा। लेकिन गुरु बनाने के लिए उनको क्या चाहिए होगा? स्कूल खोलिए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलिए, लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को पॉजिटिव सपने दिखाइए, लोगों को जुनूनी नहीं बनाइए, लोगों को उन्मादी मत बनाइए। चलिए आज इतना ही रखते हैं, है ना? गला सूख रहा है, सुबह मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है? चलिए, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।